नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दूसरे चरण का मतदान और पीएम मोदी की वो स्ट्रेटजी, वो रणनीति जिसने पूरे मतदान को ऐसे मोड़ दिया कि विपक्षी पार्टियों, मौलाना गैंग के घरों पर मातम पसरा हुआ है। ये जो भगवा कतार है पोलिंग बूथ के ऊपर, इसे ऐसे इन लोगों ने पूरे माहौल को बदल दिया है। और जो वोटिंग के तरीके, पैटर्न बदले हैं। सुबह से 10-11 बजे तक ही अलग अलग राज्यों में वोटिंग का परसेंटेज जो देखने को मिला है, उससे लगता है पीएम मोदी के समर्थन में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों में लोग अब घरों से निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हुए फिर से हिंदुस्तान में भगवा परचम लहराने की बात कर रहे हैं। और इसीलिए मौलानाओं के बीच इस तरीके की मायूसी है कि मानो उनके सारे एजेंडे फेल हो गए, पैतरे खत्म हो गए। जो टैक्टिकल वोटिंग करने का इन लोगों ने एक नया तरीका बनाया था, वो टैक्टिकल वोटिंग का आइडिया भी ड्रॉप हो गया। और फिर विपक्षी पार्टियां, जो कि राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जाना जाता है, उन सारे पार्टी के नेताओं के घर पर इमरजेंसी बैठकें चल रही है। फीडबैक लिया जा रहा है कि अचानक से क्या हो गया। जो पिछले बार प्रथम चरण के मतदान के समय वहां 4% की वोटिंग कम हुई थी पिछली बार की अपेक्षा, और इस बार सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। 11 बजे तक अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट देखें तो 11 बजे तक की रिपोर्ट जो है 25%, 28%, 36% तक, यानी कि त्रिपुरा में 36 से 40% तक वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में भर भर कर लोग निकल रहे हैं। और ये मौलानाओं के लोग नहीं हैं, बल्कि भगवा क्रांति वाले लोग हैं, जो कि रास्ते में जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और पोलिंग बूथ पर जाकर वहां पर जिस तरीके के माहौल को बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनोबल पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। वो हुंकार भर रहे हैं कि देखो, इस बार सियासत जिस तरीके से बदली है, उसमें देखना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान में सनातन परंपराओं को जीवित रखना चाहते हो, उसे बेहतर प्लेटफॉर्म देना चाहते हो, या फिर उन लोगों के साथ चलना चाहते हो जो कि भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाते तो नहीं हैं, साथ ही उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। ये लोग यही बात करता है कि वहां पर मंदिर का निर्माण तो होना ही नहीं चाहिए था। कोई ये कहता है आधी अधूरी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। कोई ये कहता है कि ये तो पीएम मोदी का राजनीतिक स्टंट है। तो क्या देश के जो 1.5 से 2 करोड़ लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं, वो राजनीतिक एजेंडे के तहत चल रहे हैं, या उनके अंदर ये भगवा को लेकर एक ऐसी भावना है जिसे वो प्रदर्शित अब तक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर की इस भावना को दबा दिया गया था। और यह सारा चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि पीएम मोदी ने पिछले 1 सप्ताह से पूरे माहौल को बदला है। माहौल यानी कि राजनीतिक, सियासी, जिस तरीके से सियासत में मुस्लिम को केंद्र में रखकर राजनीति हिंदुओं के खिलाफ की जा रही थी, इन्होंने मुस्लिमों को केंद्र में रखकर हिंदुओं के साथ सियासत करना शुरू कर दिया। अगर देखा जाए तो अभी तक राजनीति जितनी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकारें हो, चाहे कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला हो, चाहे कांग्रेस 400 सीटों से ज्यादा सीटें लाकर चुनाव जीती हो, हर समय केंद्र में मुसलमान ही रहे। और जैसे ही मुसलमानों के साथ थोड़ी सी ऐसी बातें हुई जिसमें उसे लगने लगा हो कि कांग्रेस अपने मुस्लिम एजेंडे से भटक रही है, फिर से वो बैकफुट पर आ गई। जैसे राजीव गांधी के समय में, जब राजीव गांधी की सरकार थी और शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो मुस्लिम गैंग उनसे मिलने के लिए गए और बार बार उनके ऊपर दबाव डाला गया कि देखिए, सरकार
मुस्लिम एजेंडे को छोड़ रही है, मुसलमानों को परेशान कर रही है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया जाएगा तो फिर होगा क्या, हम एक तरीके से यहां जो इनडायरेक्ट शरिया कानून चलाते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, वो तो धाराशायी हो जाएगा। अब मेहर की रकम का कोई मतलब नहीं रहेगा। तलाक देना है तो आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। ये फोन पे तलाक नहीं दे सकते, इसके लिए गुजारा भत्ता आपको देना पड़ेगा। तो फिर ये 3-4 शादियों का जो ड्रामा चलता है ये तो फेल हो जाएगा। इसलिए अगर आपने हमारा समर्थन नहीं किया तो फिर कांग्रेस ये 400 सीटें नहीं जीत पाएगी, कांग्रेस की सत्ता बरकरार नहीं रह पाएगी। और राजीव गांधी इतने दिग्भ्रमित हो गए इन मुस्लिम गैंग के उन आइडिया से कि फिर ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ संविधान संशोधन करना पड़ा, मतलब फैसले को निरस्त करना पड़ा कि नहीं नहीं हम ये नहीं कर सकते हैं। वही फैसला आज हुआ है, मतलब पीएम मोदी ने ट्रिपल तलाक रिजेक्ट कर दिया। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक आप नहीं दे सकते, गैर कानूनी है और गैर कानूनी होने के साथ आपराधिक भी है, मतलब आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चलेगा। यही बातें इन लोगों ने हमेशा से की। 1947 से अब तक के कांग्रेस या उन विपक्षी पार्टियां जो कि मुस्लिमों को अपना एक वोट बैंक मानती रही है, चाहे राजद हो, जदयू हो या फिर साउथ इंडिया में वामपंथी पार्टियां केरल के अंदर हो या स्टालिन की पार्टी हो, ये सारे लोग ये मानते रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक, जो कि सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है यानी मुसलमान ही राजनीति के केंद्र में रहेगा। हिंदू बटे हुए हैं और इसलिए इस विभाजित हिंदुओं का फायदा उठाओ, इनके जातीय आधार पर राजनीतिक पार्टियां बनाओ और फिर जितनी जो रीजनल पार्टियां बनी वो ओबीसी की जातियों के नाम पर बनी या फिर दलितों के नाम पर बनी। बिहार में देखिए या उत्तर प्रदेश में देखिए, जातीय आधार पर पार्टियां बनाकर इन लोगों ने रखा। ये सारे के सारे जातीय आधार पर जो पार्टियां हैं ये हिंदुओं की जातियां हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों में जातियां नहीं है। अगर मुसलमानों में जातियां नहीं होती तो कहते कि मुस्लिमों की जातीय आधारित पार्टियां नहीं है, लेकिन वहां पर एक मुस्लिम पार्टी होगी, चाहे ओवैसी की ही पार्टी क्यों ना हो या मुस्लिम लीग केरल में क्यों ना हो, हर जगह मुस्लिमों की पार्टी होगी। ये नहीं होगा कि मुस्लिम की जातियों की पार्टी है, ये मुस्लिम नाई की पार्टी है, ये मुसलमानों में कसाई की पार्टी है, ये मुसलमानों में पासवानदा मुसलमानों की अलग पार्टी है, फॉरवर्ड मुसलमानों की अलग पार्टी है। ऐसा इन लोगों ने होने नहीं दिया, बल्कि हिंदुओं को विभाजित करने के लिए जातीय आधार पर पार्टियां बनाई। यादवों की पार्टी, कुर्मियों की पार्टी, कोयरी की पार्टी, यहां तक कि निषादों की अलग पार्टी, यानी कि इन लोगों ने हिंदू जातियों की पार्टियां बनाई और उसके नेताओं को इर्द गिर्द रखकर उस जाति का वोट अपने साथ लिया, हिंदुओं को एक होने ही नहीं दिया। लेकिन ये क्या हो गया, 4-5 दिन के बाद ये अचानक से पीएम मोदी ने एक मुद्दा उठाया और वो मुद्दा था मुस्लिम केंद्रित ही। जैसे कि कांग्रेस मुस्लिम केंद्रित राजनीति करती रही, लेकिन मुस्लिम केंद्रित राजनीति में वो मुसलमानों को ऊपर, हिंदुओं को नीचे दबाने की कोशिश करती रही। लेकिन पीएम मोदी ने एक मुद्दा उठाया कि जो राहुल गांधी या कांग्रेस जो मैनिफेस्टो तैयार करके रखी है और जिसमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, आर्थिक सर्वे करवाया जाएगा, सबकी संपत्तियों की जांच की जाएगी और उसे देश के लिए रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये रिडिस्ट्रीब्यूशन की पद्धति इसकी क्या है, यही है कि अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा संसाधनों पर अधिकार मिलेगा। ये तो हमेशा मुसलमानों की राजनीति करते रहा है, तो ये तो मुसलमानों के फायदे के लिए काम करेगा, क्योंकि अभी भी इसके दिमाग में ये नहीं है कि हिंदू भी एक हो सकता है, हिंदू जातियों में बटा रहे। इसके लिए राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक ऐसे करके ओबीसी की जातियों का सर्वे, ये जाति जनगणना, ऐसे मुद्दे उठाते हैं ताकि हिंदू विभाजित रहे। क्या इसने कभी कहा कि मुस्लिमों की जातियों के जनगणना कराएंगे और मुस्लिमों में जो एलीट क्लास है उसके खिलाफ कभी इसने बोला? कभी ये बोला कि मुस्लिमों में कैसे जातीय व्यवस्था के कारण ही शादियां भी एक दूसरे के साथ नहीं होती है और वहां भी उसी तरीके से
भेदभाव है, जैसे यहां पर हिंदुओं के कुछ जातियों के अंदर अभी भी है, बची हुई है, उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तब पीएम मोदी ने यह मुद्दा उठाया कि देखो, अब अगर चूक गए तो यह फिर से वही स्थिति पैदा कर देगा जो 2014 के पहले था कि रामनवमी का त्योहार है, आप शोभा यात्रा निकाल रहे हो, कुछ इलाकों में पथराव हो गया, और पथराव के बाद क्या हुआ? पथराव आज भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस समय होता क्या था? पथराव हुआ नहीं कि उस पूरे एरिया को सेंसिटिव जोन बना दिया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दी कि आगे से यहां धार्मिक यात्राएं निकालना बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी। अब अगले साल जब रामनवमी का जुलूस निकालना है तो पुलिस से परमिशन ही नहीं मिलेगा नहीं, और फिर धारा 144 के नाम पर हमारे धार्मिक प्रदर्शन को रोक दिया गया। यानी हनुमान जयंती आप शोभा यात्रा के साथ नहीं मना सकते, रामनवमी शोभा यात्रा के साथ नहीं मना सकते, बिहार में सरस्वती पूजा के समय विसर्जन करने के लिए आप प्रदर्शन नहीं कर सकते अपने धर्म के आंतरिक स्थितियों का, आप खुशियां नहीं मना सकते, क्योंकि इन जिहादियों को उससे तकलीफ होती है और सरकार इनके साथ है। इसलिए ये एक कॉन्स्पिरेसी किया जाता था, वो कॉन्स्पिरेसी अब टूट गया। और पीएम मोदी ने जिस तरीके से एक एक करके कांग्रेस का मुस्लिम एजेंडा सामने लाया, तो विपक्षी पार्टियां जो इंडी अलायंस के नाम पर कांग्रेस के इर्द गिर्द मंडरा रही है, कांग्रेस को अपना सबसे बड़ा भाई पार्टनर बता रही है, इन सब की परेशानियां बढ़ने लगी कि अब क्या होगा? अब तो मुस्लिमों की राजनीति होने लगी है। जब तुम ये बात पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर कहो कि मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार फिर से बन गई तो तुम्हारे नागरिकता खत्म हो जाएगी, तुम्हारी नागरिकता ही नहीं बल्कि तुम्हारे वोटर आईडी कार्ड छीन लिए जाएंगे, तुम यहां से भगा दिए जाओगे। यहां के 20 करोड़ मुसलमानों को डर दिखाने के लिए तुमने एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी का सहारा लिया। लेकिन जब एक तरफ पीएम मोदी ये बात कहने लगे, 10 साल के बाद जब ये मुद्दा उठाए तो इन लोगों को तकलीफ लगने लगी। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी ने आगे की लाइन तय कर दी है, आगे चुनाव में यह चलेगा, और आगे भारतीय जनता पार्टी जिसे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने वाली है पीएम मोदी के बाद, वो इसी लाइन पर चलेंगे, ये पीएम मोदी ने बता दिया है। और इसलिए जो वोटिंग हुई है दूसरे चरण में और जैसे चल रहा है, उससे विपक्षी खेमों के अंदर मातम पथरा हुआ है। और सबसे ज्यादा खौफ में ये मौलानाओं का गैंग है, जिसने हिंदुस्तान के अंदर रहकर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो की ही, साथ में इन लोगों ने पूरे राजनीति पर कब्जा करके रखा, अल्पसंख्यक का स्वांग रचा, लेकिन राजनीति में ये बहुसंख्यकों से भी ज्यादा एग्रेसिव रहा, पॉलिसी बनवाते रहा। यूसीसी और कश्मीर के मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार को बिल्कुल एक तरह कहा जाए कि गर्दन पकड़ के रखा है, इन लोगों की हेकड़ी निकल गई। अब मुस्लिम केंद्रित राजनीति तो होगी, लेकिन मुस्लिम केंद्रित राजनीति में हिंदू ऊपर रहेंगे, मुसलमान नीचे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, मुस्लिम ऊपर रहें, हिंदू नीचे रहें। इसलिए ये जो वोटिंग हो रही है, इसे देखकर ही एक तरह से लगने लगा है कि इस बार 400 पार का आंकड़ा पार करने के लिए पीएम मोदी ने जो खेल को पलटा है, उससे विपक्षी परेशान, हैरान और टेंशन में तो है ही, सबसे ज्यादा टेंशन में मुसलमान हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।